तो बजट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे हरियाणा का बजट। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। बजट में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम। महिला, युवा और किसानों के लिए ऐलान संभव। तो आज सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बार बजट का थीम महिला बिग गिफ्ट रखा गया है। अब की बार प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, खिलाड़ियों समेत अन्य वर्गों को राहत मिल सकती है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए महीने भेजने का वादा किया था। इसी दिशा में काम करते हुए इस बार के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने की योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में करीब 13 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। इस बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। इससे पहले सीएम सैनी 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस बार बजट में हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस रहने वाला है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवाने पर जोर दिया गया था। बजट में सीएम सैनी भी इस विषय में प्रावधान कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इस दौरान बजट पेश होगा। बजट में कई सारे बड़े ऐलान भी सीएम कर सकते हैं। सीएम सैनी की तरफ से कई सारे बड़े ऐलान होंगे। महिला, युवा, किसानों के लिए ऐलान संभव है। बजट को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रखे चंडीगढ़ से। आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो आज दोपहर 2 बजे ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो कैसा होगा नायब बजट? बजट 2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए की बजट होगी। 2024 में 1,89,000 करोड़ का ये बजट था। तो बजट में कई बड़े ऐलान संभव है। तो ये किस तरीके का बजट होगा, कैसा नायब बजट होगा, इसको लेकर के जानकारी आपको दे रखे हैं। चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा। तो चुनावी वादों को इसमें पूरा करने का जोर दिया जाएगा। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा पूरा हो सकता है। तो बजट में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा पूरा हो सकता है। 500 रुपए में सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ सकता है। युवाओं के लिए नौकरियों का ऐलान भी संभव है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी संभव है। हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। बजट की बढ़ोतरी यहाँ पर जताई जा रही है। छोटे उद्यमियों, व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। बड़े ऐलान संभव है। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मॉडल हब की घोषणा हो सकती है। तो वही आपको बता दें, पंचकुला में फिल्म सिटी के लिए बजट का प्रावधान संभव है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी बजट में फैसला लिया जा सकता है। तो आखिर बजट में कौन कौन से ऐलान की संभावना है वो भी बता देते हैं। पहले तो करीब 2 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है। इसकी संभावना जताई जा रही है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। जो वादे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे उनको पूरा करने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का यहाँ पर दायरा बढ़ाया जा सकता है। 2 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जा सकती है।
वहीं हर साल 40,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐलान संभव है बजट में, वो आपको हम बता रखे हैं। बजट में कौन कौन सी घोषणाएं संभव हैं, उसकी जानकारी दे देते हैं। महिला उद्यमियों को लेकर के बड़ी योजना की यहाँ पर घोषणा की जा सकती है। महिलाओं को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकता है, इसकी घोषणा की संभावना की जा रही। राज्य के कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। राज्य के कर्मचारियों को लेकर ऐलान संभव है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ये वो घोषणाएं हैं जिनकी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि बजट के दौरान में इनकी घोषणाएं की जाएंगी। तो कैसा होगा नायब बजट 2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। 2024 में 1,49,000 करोड़ का ये बजट था। 79,000 करोड़ का ये 1,79,000 करोड़ का ये बजट था। बजट में कई बड़े ऐलान संभव है। चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर दिया जा सकता है। इस बजट में जो विधानसभा के दौरान चुनावी वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने का जोर दिया जा सकता है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा पूरा हो सकता है। बजट में 500 रुपए में सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ सकता है। तो आपको बता दें, युवाओं के लिए नौकरियों का ऐलान संभव है। तो इस बजट में युवाओं के लिए नौकरियों का ऐलान किया जा सकता है। तो वही स्वास्थ्य शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी संभव है। तो आखिर नायब बजट कैसा होगा, इसको लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं। पंचकुला में फिल्म सिटी के लिए बजट का प्रावधान यहां पर संभव है। आपको बता दें कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है बजट में। इसको लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बजट में ऐलान संभव है। कौन कौन से ऐलान संभव है बजट में, वो भी आपको बता देते हैं। करीब 2 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया जा सकता है। 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा बढ़ेगा। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं चर्चा इस बजट को लेकर के, उनसे उनकी प्रतिक्रिया समझते हैं और जानते हैं। सबसे हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, स्वामी इंद्र जी, और इसी के साथ ही नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो के, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामराजू शर्मा जी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करते हैं यहाँ पर रामराजू शर्मा जी, आपका आज बजट पेश किया जाएगा, क्या कैसे देखते हैं इस बजट को, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बरादरी के मसीहा, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, उनका सेकंड टर्म का। और ये रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खेल
बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना, हमारी मातृशक्ति पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, हमारे किसान भाइयों पे और हमारे युवाओं पे और ज्यादा इस पे फोकस रखा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लगभग 2 लाख करोड़ का बजट होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे बजट पेश करेंगे और इसमें महिला सशक्तिकरण और युवा विकास पर ज्यादा केंद्रित रहेगा, किसान भाइयों पर भी केंद्रित रहेगा। और हमारी बहनों को 2100 रुपए महीना जो हम लाडो लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, उसमें 10,000 करोड़ का लगभग प्रावधान रखा गया है। हमारी बहनों को सौगात मिलेगी। और जिस तरह से महिला शक्ति का, मातृशक्ति का हमारी सरकार ने उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया है, आज हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी मातृशक्ति से है। वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी, वो हमारी मातृशक्ति से हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हरियाणा की बेटी है, हमारी आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे जुलाने की रहने वाली है, नंदगढ़ गांव की है। ये भी हमारी पार्टी ने हमारी महिला शक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। 33% आरक्षण हमारी बहनों को हमारी सरकार ने दिया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक बहुत ज्यादा दिक्कत करता था, 3 तलाक खत्म किया। बीमा सखी योजना हम लेके आए, नमो ड्रोन दीदी योजना हम लेके आए, और अभी जैसे मैंने बताया लक्ष्मी लाडो योजना, जिसमें 10,000 करोड़ का लगभग प्रावधान रखा गया है। ये हमारी बहनों के लिए, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात होगी। 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को मिलेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। तो मैं समझता हूँ ये सभी वर्गों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। और जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, हरियाणा भी एक विकसित राज्य के रूप में मैं समझता हूँ उनका सपना ठीक है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख कर लेती हूँ वेद प्रकाश जी। फिलहाल विपक्ष इस बजट को लेकर के किस तरीके से देखता है, विपक्ष क्या उम्मीद लगा रहा है इस बजट से? सभी को नमस्कार। विपक्ष को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पुराना बजट है अगर आप उसका अवलोकन करोगे तो झूठ और जुमलों के सिवा कुछ नहीं है। अब क्या बजट रखते हैं वो तो हम आपको बजट रखने के बाद ही कहेंगे। लगभग 2 लाख करोड़ का बजट है, जिसके अंदर 70,000 करोड़ रुपए तो आपको ब्याज और मूलधन जो है, जो आपने कर्ज पर ले रखा है, उसको चुकाने में लग जाएंगे। इसका मतलब है 130,000 करोड़, 1.30 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास बचेंगे, जिसमें तनख्वाहें भी देनी है, विकास भी। अब ये जुमलों का बजट कैसे है, झूठ कैसे बोलकर ये ठगते हैं, मैं आपको उसके 2-4 पॉइंट बताऊंगा। पिछली बार इन्होंने जो बजट रखा था 1,89,000 करोड़ का, उसके अंदर इन्होंने 215 पॉइंट रखे थे। वो सारे बजट को 215 भागों में बांटा था, जिसे आप परियोजना कह सकते हैं, बजट का आवंटन कह सकते हैं। उन 215 में से 12 योजनाएं ऐसी हैं जो 2,944 करोड़ रुपए की हैं, जिन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। मतलब घोषणा कर दी, खर्च कुछ नहीं हुआ। और उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ग्रामीण विकास पर। ग्रामीण विकास पर इन्होंने अतिरिक्त 848.30 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, एक धेला खर्च नहीं करा। 365 रुपए इन्होंने शहरी आजीविका मिशन के लिए किए थे, शहरों में रोजगार देंगे, 1 रुपया खर्च नहीं किया। 235 करोड़ रुपए इन्होंने वन जीवों के लिए किया था, 1 रुपया खर्च नहीं किया। 99 करोड़ रुपए इन्होंने स्कूलों के लिए, नए स्कूल की योजना बनाने के लिए, 1 रुपया खर्च नहीं किया। 2,944 करोड़। 6 विभाग ऐसे हैं जिसमें अभी तक केवल 64 से 85% पैसा ही खर्च हुआ है। अगर आप कुल बजट का आकलन करोगे पिछले साल का, तो कुल बजट का 20% पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा लो कि किस तरह ये झूठ बोलते हैं और किस तरह जुमला कर ठगते हैं। इधर का पैसा इधर, उधर का पैसा उधर। हर बार बजट में कहते हैं हम पूंजीगत विकास के ऊपर बहुत भारी खर्चा करेंगे और प्रदेश का पूंजीगत विकास करेंगे, क्योंकि कैपिटल, ठीक है, विकास, सुन लीजिए मैडम, मैंने कहा है कैपिटल विकास के बगैर
आप कोई भी नए रोजगार सर्जित नहीं कर सकते, शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा अच्छा नहीं बना सकते। 2014-15 में 15-16 में इन्होंने ठीक है, 20,000 और भी मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुन लो ना मैडम, ठीक है, बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आपको ठीक है। 20,158 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए थे, रखे थे, और 2024 में इन्होंने 25 में रखे 21,000, अर्थात 9 सालों में पूंजीगत ढांचे में इन्होंने केवल 1,000 करोड़। मैं लास्ट बात कह रहा हूं, आपने कहा 2 लाख रोजगार देंगे। मैडम, 2 लाख सरकारी पद पहले ही खाली पड़े हैं। उनकी घोषणा से क्या होता है जब तक आप उनको पूरा नहीं करोगे। और वहीं 51 लाख गरीब परिवार बीपीएल है हरियाणा के अंदर। जब 51 लाख बीपीएल है, अगर आप कुछ महिलाओं को दे भी देंगे तो क्या 20 से 25 लाख महिलाएं बनती हैं? क्या उन सबको आप 2100 रुपए देंगे या कुछों को देकर ठगोगे? ये देखने की। ठीक है, हमारे साथ एनएलओ के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र जी आपका रुख कर लेती हूँ। चूंकि एनएलओ भी विपक्ष के रूप में यहाँ पर है, तो क्या कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या उम्मीद लगा रखे हैं आप हरियाणा के इस बजट से? हाँ, देखिए, आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। बजट अभी आएगा, क्या आएगा वो देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन यदि हम इनका पिछला बजट देखते हैं 2024 का, तो उसमें जैसा अभी विद्रोही जी ने भी बताया, टोटल बजट में से 1,90,000 का बजट था, टोटल कुछ कम था। 1,90,000 के बजट में से लगभग 60,000 कर्ज के रूप में इन्होंने देने का काम किया। रह गए 30,000, 20% इन्होंने खर्च नहीं किया, यानी कि 26,000 वो चला गया, यानी कि लगभग 1,05,000 4,000 करोड़ का बजट बना। और जुमला क्या दे रखा? 1,90,000 का। पहली बात तो प्रदेश के सामने सारी बातें स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए, कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगली बात, पिछले बजट में जो बातें हुई थी, जो हमारी सामाजिक सेवाओं की जो टोटल बजट का जो कैटेगराइजेशन है, उसके अनुसार 31% इन्होंने सामाजिक पर खर्च किया लास्ट ईयर में, 23% आर्थिक सेवाओं के लिए रखा था, जबकि 30% कर्ज को उतारने के लिए रखा था, और सामान्य सेवाओं का था 14.66%। तो इस एनालिसिस में सोच ठीक है रहती हैं, खासकर पंचकूला, कालका, मोरनी क्षेत्र के अंदर। मैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही हरियाणा सरकार की मेहनत को भी सराहता हूं कि जो कालका, मोरनी हिल क्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जैसे इलाकों में पीने के पानी और खेती, अन्य चीज़ों के लिए जहां पानी की आवश्यकता है, उद्योगों के लिए, उसके लिए काम कर रही है। लेकिन महोदय, मैं सदन का ध्यान इस चीज़ पे आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी वैसे तो राज्य का विषय है और हरियाणा ने इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने का काम किया है, लेकिन पानी के जो स्रोत हैं, चाहे उसकी जो स्कीमेटिक्स हैं, चाहे नक्शा बनाने की बात हो, कमी वाले इलाकों को चिन्हित करने की बात हो, योजनाएं तैयार करने की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही काम हो सकता है। और यहाँ पर जटिल परिस्थितियाँ होने की वजह से और जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी की वजह से ये परिस्थितियाँ और भी भव्य बन जाती हैं। इनका जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं, उनके किसानों के लिए और ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से और हरियाणा सरकार के अधिक सहयोग की मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, ताकि जो क्षेत्र रह गए हैं वंचित, उससे उन तक भी वो पानी पहुंच सके, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार की पहल के साथ मिला देने से हमारे जो फंड्स हैं उनको डफटेल किया जा सकता है, ताकि जिस मंशा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है और कहीं अगर उसमें कमी रह रही है तो उसको पूरा किया जा सके। मेरे कुछ सुझाव हैं। पहले, अमृत भारत और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कालका, अंबाला और पंचकूला जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में बारिश की पानी को इकट्ठा करने के लिए और नल से पानी पहुंचाने में प्रोजेक्ट्स को गति दिए जाए। दूसरा, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए तकनीकी सहायता अमृत 2.0 के तहत उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुएं, तालाबों, बावड़ियों, झीलों
को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जीवित करने पर के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाए ताकि उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो सके और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों द्वारा उनका नियमित तरीके से उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बनाना और वाटर एक्यूफायर्स को रिजुविनेट करने में सहयोग होगा। पांचवा, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा के जो भी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का की सहायता की जाए। थैंक यू कार्तिकेय शेट्सू। माननीय श्री महेंद्र भट्ट, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ पीएम सिलाई। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को हम लोग सुन रहे थे, तो सीधे रुख करते हैं मेहमानों की तरफ और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो विजेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बीच में आपको इंटरप्ट करना पड़ा। हाँ, थैंक यू मैडम। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा बजट का आना है उसकी जो रेशियो है, जो हम आर्थिक सेवाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर, सामान्य सेवाओं पर खर्चते हैं, सबसे ज्यादा हमारा बजट का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा वो कर्ज के ऊपर जाता है, कर्ज उतारने पर और ब्याज के भुगतान में ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बजट से कि कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो है जो कर्ज के लिए निर्धारित होता है उसमें कुछ कमी आनी चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो ये घोषणाएं, जैसे अभी महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है बजट में, और हमारे देश की हमारे प्रदेश में लगभग जो अगर बीपीएल की भी हम बात करें, हालांकि चुनाव घोषणा पत्र यदि इनका संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे बीजेपी का, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि हरियाणा की महिला को, हर शब्द ये जो ना नोटेबल है, हर महिला को 500 रुपए का गैस सिलेंडर और 2100 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन यदि हर महिला को ये नहीं देते हैं, और जो वायदा तो हर महिला के लिए इन्होंने किया वो पूरा करना चाहिए, हम तभी मानेंगे कि इन्होंने अपना चुनावी संकल्प पत्र का वायदा पूरा करने का काम किया है। यदि ये हर महिला की घोषणा करते हैं, हर महिला को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी, आपकी क्या कुछ राय के बजट को लेकर के, चूंकि बजट में कई सारी उम्मीदें जताई जा रही है, मिडिल क्लास इंतजार कर रहा है, गरीब और गांव किसान को लेकर के बजट में कल्याण कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? नरेश शर्मा जी। लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ये खोखले वादे करते हैं, सिर्फ डिस्प्लेमेंट की, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति करते हैं। और इसके लिए आंकड़े में अभी बता देता हूँ कि और भी प्रवक्ताओं ने जैसे बता दिया, सरकार पर जो कर्ज है इस टाइम, जो हरियाणा सरकार के ऊपर 3.17 लाख करोड़ रुपए है, और जिसके अंदर से 60,000 करोड़ रुपीस कर्ज के रूप में देती है हरियाणा सरकार। उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया आज तक कि ये किस तरह से कम किया जाए, सिर्फ कर्ज लेते गए, कर्ज को बढ़ाते गए। सरकार ने बजट से 67.72% जो है ज्यादा कर्ज सरकार के ऊपर जो है, और 3.17% लाख करोड़ रुपए कर्ज जो है वर्तमान बजट से वार्षिक भुगतान जो है 31.49% है इनका। अब ये देखिए कि 2014 के अंदर, ये समझने वाली बात है कि 14 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो सिर्फ हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आप देखिए कि 4 गुना से ज्यादा कर्ज ले चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, और 4 गुना से ज्यादा कर्ज लेने के बाद भी हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 ला दिया इन्होंने, हरियाणा पॉल्यूशन के अंदर नंबर 1 ला दिया, हरियाणा आपने देखा कि बहुत सारी चीजों के अंदर इन्होंने जो विफलताएं थी उनके अंदर नंबर 1 ला दिया। कि कर्जे का कहीं एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए कि आप कर्ज ले रहे हो, कम से कम उसको बताइए, या अपने ऊपर ही विकास किए जा रहे हैं, ये इनके इंजनों के ऊपर विकास हो रहा है कि पहले इंजन के ऊपर इतना खर्च कर दिया, दूसरे इंजन के ऊपर इतना खर्च कर दिया, तीसरे इंजन का ऊपर इतना खर्च कर दिया। सिर्फ ये इंजनों के ऊपर खर्च हो रहा है और जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा। और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन, कभी डबल इंजन की, पहले एक इंजन की, उसी की सरकारों को गिनवाते रहते हैं, और वो इंजन पहले केंद्र वाला इंजन उसको खींचता है दूसरे वाले को, राज्य को वाला, और राज्य वाला नीचे वाली जो भी सरकार है इनकी उसको खींचता रहता है। बस वो इंजन एक दूसरे को खींचने के लिए जनता के जो डब्बे थे वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे छूट गए हैं। वो हरियाणा का जो जिले हैं वो पिछड़ चुके हैं, उनके लिए कोई विकास नहीं किया हुआ। आप ये देखिए कि पेट्रोल से 25 रुपीज जो है कम से कम इनके पास वैट आता है, और डीजल के ऊपर 16.40, और जबकि लाखों करोड़ों डीजल जो है हम पर डे के अंदर लीटर के अंदर कंजप्शन होता है। तो आप देखिए कितना जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देखिए जीएसटी से हमारे पास 18.57% आता है, वैट जो है 7.8% और एक्साइज जो है 6.38% आता है।
तो इनसे देखिए कि रेवेन्यू तो आ रहा है प्रदेश के अंदर, लेकिन रेवेन्यू को खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास में। केंद्र सरकार से सिर्फ 6.19% लेते हैं, जबकि केंद्र सरकार, क्योंकि जीएसटी भी लेता है, सीजीएसटी भी आता है, उसके अंदर केंद्र सरकार रिलीज नहीं करती है। जहां पे सरकारें हैं खुद इनकी, उनको देखिए कि केंद्र सरकार जो हरियाणा के अंदर, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी इन्हीं की सरकार होने के बाद भी फंड रिलीज नहीं करती है प्रॉपर। और जहां पे अदर सरकारें हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, दिल्ली के अंदर पहले हमारी सरकार थी और पंजाब के अंदर हमारे फंड ही रिलीज नहीं करती है केंद्र सरकार। तो ये काम तो केंद्र सरकार का भी देखिए, कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। और अभी आप ये देखिए कि पेंशन का सिर्फ 7.18% स्टेट के ऊपर कर्जा है जिसके ऊपर पेंशन दिया जाता है, और प्रशासनिक 5.77% और अन्य के ऊपर 1.55। अगर ये खर्चा कम करने की बात नहीं करते हैं, अभी आपने देखा कि पहले भी बजट के ऊपर बहुत सारे इन्हें खर्चे कम करने के लिए कभी नहीं सोचा गया। अभी कुछ दिन पहले सरकार बनी नई गाड़ियां लेने के लिए, दूसरों के ऑब्जेक्शन लगाते हैं, नई गाड़ियां इनके मंत्रियों को दी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। तो ये सरकार के ऊपर कर्जा है क्या? एक छोटे से एक मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। अभी ये तो सिर्फ आंकड़े थे, अभी आंकड़े के बाद आते हैं कि शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर इन्होंने बोला था हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल बनाए जाएंगे, एक प्राइमरी होगा, एक जो है हमारा प्राथमिक होगा, लेकिन कहीं नहीं दिखा आज तक, कहीं कोई स्कूल नहीं है। स्कूलों की हालत जो है, हाईकोर्ट ने भी दिखा दिया, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया 5 लाख रुपए का कि हाई स्कूल के अंदर ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना बिल्डिंग है। नरेश जी आपके पास आएंगे, बाकी लोगों से स्वास्थ्य के ऊपर और आ दीजिए, एक मिनट स्वास्थ्य के ऊपर बताते हैं। गुड़गांव के अंदर इन्होंने बोला था 700 बेड का जो है हॉस्पिटल, अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। फरीदाबाद के अंदर भी यही हाल है। फरीदाबाद के अंदर एक समाज सेवी है, आज उन्हें 103 दिन हो चुके हैं सिर्फ ट्रॉमा सेंटर की मांग के लिए कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर जाए हरियाणा के अंदर। वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री भी उसके लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अपने चुनावों के अंदर बोल चुके, लेकिन कहीं भी ना हरियाणा ना फरीदाबाद, जितने इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी दिल्ली के अंदर रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, किसान नेता स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी इंद्र जी, इस बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है और ये संभावनाएं है कि किसानों के लिए काफी हितकारी ये बजट होने वाला है। क्योंकि आप किसान नेता हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या लगता है, क्या इस बजट में किसानों के लिए अच्छे प्रावधान किए जाएंगे? सृष्टि जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को जो है नमस्कार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा का मुख्यमंत्री अपना पहला बजट पेश करने जा रहा है। इसके लिए उनको मैं मुबारक भी देता हूं कि हम हरियाणा वासी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सौगात हरियाणा के लेके आएंगे। पर पूर्व में जो अब तक हुआ है, जो हमारे साथियों ने बताया है, पैनलिस्टों ने बताया है, वहां से हमें कोई उम्मीद अच्छी नजर नहीं आई। तो इस बार हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा का एक अच्छा बजट लेके आए। कारण है क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली को 3 सीमाओं से घेरता है, और जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी हरियाणा गुड़गांव में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि विदेश से आने वाला हर व्यक्ति जब भी भारत की सरजमीन पे उतरता होगा तो वो हरियाणा को जरूर देखता होगा। अगर हरियाणा के लोग खुशहाल नहीं होंगे, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हरियाणा का किसान मेरा मजबूत नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं देश की छवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब तक पूरी दुनिया में हमारा हंगर इंडेक्स गिरता जा रहा है। आप समझ सकते हैं, हंगर इंडेक्स हमारा गिरता जा रहा है। हम 200 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा का बजट होगा, और लगभग में हम भी 200 पायदान के ऊपर पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। इसमें दुखद होगा कि देश जो है हंगर इंडेक्स में गिर रहा है। वो किसकी वजह से गिर रहा है? सरकार की वजह से या किसान की वजह से? मैं समझता हूं वो किसान की वजह से गिर रहा है, सरकार की वजह से नहीं गिर रहा। क्योंकि सरकार तो कह रही है हम दे रहे हैं किसानों को, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर इस बजट में क्या दे रहे हैं मुझे बता दीजिए। किसान की वजह से गिर रहा है। किसान को किसी प्रकार की सरकार द्वारा कोई सहूलियत नहीं मिल रही। हम कोई सब्सिडी की बात नहीं कर रहे, हम कोई वजीफे की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी फसल का एमएसपी जो है वो सरकार तय करे। किस तरीके से? वादों की तरह नहीं। जैसे आपने कहा हर महिलाओं को हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अरे भैया, आप बगौड़े बीपीएल में देंगे, बीपीएल में 50 लाख महिलाओं को देंगे, 50 में कितनी घट जाएंगी ये बता दीजिए। यानी कि आप समझ सकते हैं ये झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला आप चलने वाला नहीं है। दुनिया आपको देख रही है, कब तक लोगों को बरगलाएंगे? अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है। आपके निकाय आपके पास है, प्रदेश की सरकार आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है। कर क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं, थोड़ा इस पे भी सरकार विचार करे। अभी 2 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, अपने बजट को रखेंगे। हम नाउम्मीद होकर नहीं बैठेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि अपनी हार का टिकड़ा, आर्थिक हार का, चुनावी हार का नहीं, आर्थिक हार का टिकड़ा
लोगों की हंगर इंडेक्स का ठीकरा किसानों पे मत तोड़ना, क्योंकि हमारे को आप कुछ दे नहीं रहे और हमारी मेहनत का मूल्यांकन भी तय नहीं कर रहे। सीएपीसी की जो सिफारिशें हैं उनको आप मान नहीं रहे, और अन्य राज्यों से आने वाली सिफारिशें, यहां तक कि आपकी गुजरात सरकार की सिफारिश आई है गेहूं को लेकर, जो हमारी आने वाली फसल है कि वो 4050 रुपए का एमएसपी होना चाहिए, और आपने सीएपीसी रिपोर्ट को बरकरार कर दिया। ठीक है। गुजरात सरकार जो कि आपकी खुद की सरकार है उसका भी आपने जो है मूल्यांकन बरकरार कर दिया, और हमारे को 2450 रुपए आप देना चाह रहे हैं। ये हमारे को हमारी फसल के ऊपर ठीक है रामराज जी, इस लूट के ऊपर बजट पे कब अंकुश ठीक है लगेगा, रामराज हम जी, उसकी आपका उम्मीद रुख करना करते हैं। चाहूंगी। देखिए कई सारी मांगे जो है वो जनता कर रही है, इस बजट से कई सारी उम्मीदें जो है वो जनता लगाई हुई है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स में, कई सारे कार्यक्रम में हमने लोगों की क्या कुछ मांगे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए से दिखाई थी। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये जो लोग मांग कर रहे थे, इस बजट में जो मांग की जा रही है वो पूरी होगी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाह रहा हूं, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। 19 हम पूरी कर चुके हैं, 10 पे हमारी वर्किंग चल रही है। और जिस तरह से ये मेरे भाई ने वेद प्रकाश विद्रोही, हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया हमारे पे, भाई झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। झूठ बोलना, ठगना तो ये कांग्रेस पार्टी का काम है। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव का इन्होंने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने हमारी बहनों को भी नहीं बख्शा, बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए थे। बहनें इनके पीछे भाग रही थी वो गारंटी कार्ड ले लेके, और ये भागे फिर रहे थे, कहीं हाथ नहीं आए। इसका मतलब फिर क्या हुआ, जनता में प्रतिशोध की भावना जगी, इनके प्रति बदले की भावना जगी, क्योंकि इन्होंने तो ठग लिया था झूठ बोल के। तो जनता उसका बदला लेना चाह रही थी, और उसका बदला लिया विधानसभा। शर्मा जी बजट पे आइए, शर्मा जी मजाक होगी, बजट पे आइए। अरे सुन तो थोड़ी मजाक लगती है, इतने बड़े चैनल बैठ कर, और आप सत्ताधारी पार्टी तो कितनी सरकार कांग्रेस की आपको मिली भगत है क्या? आप मेरे को बोलने दो भगत भी यार, दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत क्या है? भड़काया था किसान, आप ये किसान बताओ, किसान आपके भड़क गए, किसान के लिए क्या लेके आ रहे हो? भड़क गया क्या आपके भड़काने से? हर बार भड़काती थी कांग्रेस पार्टी, भड़क गया क्या हमारे? ठीक है, बात पूरी कीजिए। सरकार ने किया जो हमारी सरकार ने आज तक किसान के लिए किया, किसान किया ही नहीं। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, जो मजदूर का बेटा हो। क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, क्या बोल रहे हैं? और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। आज से पहले आप ये हमने बताओ, कहा, मैं पहले तो खुद कितने का सरकारें थी, मुबारक है, पहले कितनी हम सरकारें तुमको मुबारक दे रहे थी, हैं। किसी ने खाद बीज के 6,000 रुपए दिए थे? मेरे किसी प्रधानमंत्री ने दिए हो तो बताइए आप, आपने आप बताइए ना। 2,000 रुपये मांगे मुख्यमंत्री जी ने, अपनी बात लेट हुई थी, 2,000 रुपये। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आपको भी मौका दिया जाएगा जवाब के लिए। प्रति एकड़ बोनस के रूप में किसानों को दिए, सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। बोनस नहीं चाहिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें अधिकार दे दीजिए हमारा। आप अपडेट नहीं हो, थोड़ा अपडेट हो गया करो आप। हमें बोनस नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हम सभी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। आपने पता है नहीं इस बात का? आप भाई साहब, नोटिफिकेशन कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है सरकार की। तो फिर आप मुझे बताइए, आपने मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है रामराज जी, सरसों की खरीदारी क्यों शुरू की? वो भी आपको झूठे लगते हैं। ठीक है रामराज जी, स्वामी जी नहीं लगता। क्या कहना चाह रहे हैं? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम सारे किसान के बेटे हैं, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, हम सारे किसान के बेटे हैं, हमने पता है तो हम कम नकार रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी आप मुझे बताइए फिर 51 लाख लोग कैसे बीपीएल में आ गए? मैं राजा का बेटा 51 लाख लोग कैसे बीपीएल में आ गए? राजा का बेटा नहीं है, किसान का बेटा है, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। 51 लाख लोग बीपीएल में कैसे आ गए? 51 लाख लोग बीपीएल में कैसे आ गए? राजा का अरे बेटा नहीं भैया, है, 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर देश का प्रधानमंत्री कैसे आना चाहिए?
ये आप बताइए। लोग क्या करते थे? किसानों को भड़का देते ठीक है, थे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका रुख करना किसानों को भड़का चाहूंगी। देते थे। देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी ने बताइए। 240 वादे किए थे, जिनमें से 18 पूरे होने के यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18 वादे जो है वो पूरी हो चुकी है। रामराजी जी, स्वामी इंद्र जी, रुक जाइए, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब कर लें दीजिए। मैं इनको बता रहा था, किसान इनकी बहकाई में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। अरे हम कब से बेकारी माना चाहिए? किसान को अपने अधिकारों के लिए आना चाहिए आगे। छत्ती बहादुरी का किसान को, आम जनता को अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। आप मैडम अगर इस तरह से डिबेट हो ठीक है, ठीक है, स्वामी इंद्र जी, रामराजी जी, रुक जाइए। रामराजी जी रुक जाइए, आपने अपनी बात कर ली ना, अब रुक जाइए, बाकी के भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल कर लेने दीजिए। आज मेरे को रख लेने दे भाई, सृष्टि जी रुक जाइए। रामराजी जी, स्वामी इंद्र जी, दोनों लोग रुक जाइए, बाकी लोगों से भी सवाल कर लेने दीजिए। जी ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करना चाहेंगे वेद प्रकाश जी। 240 वादे जो है वो बीजेपी चुनाव के समय में की थी, और 18 वादे जो है वो पूरे करने के लिए जो वादे है वो पूरा होने का दावा करती है। क्या लगता है ये जो बजट पेश होने वाला है उसमें बाकी के जो बचे हुए वादे हैं उसकी झलक देखने को मिलेगी? वेद प्रकाश सृष्टि जी, मुझे खुशी होती रामराज जी मुझे आंकड़ों के साथ झूठा साबित करते। मैंने तो बजट के आंकड़े दिए हैं और बजट के आंकड़े देखकर साबित किया ये ठग है। अब अगर मेरा कोई आंकड़ा गलत होता तो मैं मान लेता कि मैं गलत बोल रहा हूं। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक ही मुद्दा ले लो आप, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए का बजट उस पर रखा जाएगा। पिछला बजट 1,90,000 का था, अब की बार 2 लाख का। अब महंगाई बढ़ गई, पिछले बजट में अगर ये 10,000 करोड़ रुपए महंगाई के बढ़ा दो और 10,000 करोड़ रुपए ये और देंगे, तो इसका मतलब है कि अगर ये महिलाओं को केवल 2100 रुपए देते हैं महिलाओं को, तो 10,000 करोड़ रुपए इनको और जगह से काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। यही बात तो मैंने आपको बताया है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, एक कहते हैं दे दिया, दूसरों से काट लिया, कहते 18 वादा पूरा कर दे। कौन सा कर दिया? अब ये किसानों का संदर्भ में ही बार बार कहते हैं कि हमने 24 फसलों की एमएसपी दे दी। मैं चुनौती दे रहा हूं, आज मुख्यमंत्री जी, रामराज जी का तो विषय ही नहीं है इसलिए मैं इनसे नहीं कह रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरी खुली चुनौती है। मुख्यमंत्री जी, आप जब 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं तो कृपा कर विधानसभा के अंदर आज बता दें कि छोड़िए मनोहर लाल खट्टर जी की, आपके शासन में आपने कौन सी 24 फसलें कहां से खरीदी, कितनी खरीदी और किन किन किसानों से खरीदी, उसका आंकड़ा दे दीजिए। आप मान लेंगे कि आप एमएसपी दे रहे हैं, दम है तो रख दीजिए आंकड़ा, क्योंकि आपने खरीदी नहीं। झूठ बोलने में क्या होता है? यही भाजपा 2012 में जब कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, अनिल विज जी, कहो तो मैं आपको उनका वीडियो भी दिखा दूं, फोटो भी दिखा दूं, नंगे होकर, कच्चे के अंदर नंगे होकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की मांग कर रहे थे 2012 में, और आज 2025 में भी 2450 दे रहे हैं। तो ये ठग है या क्या है? ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, मैडम मैं फिर चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, 10 साल से कह रहे हैं हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे हर जिले के अंदर। अगर विगत 10 सालों में इस सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया हो हरियाणा के अंदर तो बता दे, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। आपने चर्चा की थी कि नारनौल के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट हब बनाएंगे, मैडम बनाएंगे नहीं, 2015 में घोषित हो चुका है, 2015 से बनता है, 10 साल हो गए मैडम, 10 साल, वो मल्टी स्पेशलिस्ट हब आज तक नहीं बना है। मेरे खुद के जिला रेवाड़ी के अंदर हमने 2014 के अंदर मादरा स्वराज के अंदर जमीन अधिग्रहित कर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी बजट के अंदर, और 10 करोड़ रुपया बजट प्रावधान किया था। इन्होंने आते ही उसको रद्द कर दिया, आज तक उसकी चर्चा नहीं करते ये लोग। ये दावे करते हैं, ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दे रहे हैं। मैडम खत्म कर रहा हूं। मैडम ये दावे कर रहे हैं हमने नौकरियां दे रहे हैं। मैंने कल ही आज के अखबारों में आया, मैंने विस्तृत बयान जारी किया है कि आपने 49 एई लगाए हैं अभी, असिस्टेंट इंजीनियर,
उसमें 29 बाहर के हैं। आपने 397 अभी वो लगाए, क्या कहते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर 524, जिसमें 397 बाहर के हैं। आपने 353 तकनीकी, ये 4 महीनों की बता रहा हूं, उसके अंदर 257 बाहर के हैं। आपने 110 जज लगाए हैं, उनमें 60 बाहर के हैं, जो प्रथम श्रेणी की नौकरियां हैं, द्वितीय श्रेणी की नौकरियां हैं। ये मोटा बाड़ लेकर, रिश्वत लेकर बाहर के लोगों को दे रहे हैं, और हरियाणा के लोगों को चपरासी, सिपाही, क्लर्क की नौकरियां मिलती है केवल। उसके मैंने विस्तृत आंकड़े केवल महीने के आज ही जारी किए हैं। रामराज जी, पढ़ लेना आज के अखबार। ठीक है, आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती है कि ये पार्टी का पूरा फोकस जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर होता है, ऐसे में आप ही से पूछना चाह रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ इस सवाल के लिए, ये जो बजट पेश होने वाला है, सीएम सैनी आज जो बजट पेश करने वाले हैं, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई कितनी घोषणाएं यहां पर की जा सकती है, कितना फायदा शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में होने वाला है इस बजट के बाद? जी, पहली बात तो मैं रामराज जी के लिए एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि उनको बीच में ना बोलने की बहुत आदत है, किसी के बीच में भी आंकड़े लेके आइए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि मीडिया के थ्रू आप आंकड़ों के अंदर बात कीजिए, ताकि प्रदेश के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि आप क्या। ये उल जलूल बातें करते हैं कि जिसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कि कभी किसी को देव तुल्य बनाते हैं, भगवान तुल्य बता देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शांति रखें। इनके लिए बोलिए कि अगली बार से मोदी जी की मूर्ति रखें, अगरबत्ती धूमबत्ती वहां लगा के, और चैनल के पास बैठा करिए, कम से कम ये आपके लिए। और मंदिर के अंदर जहां आप पूजा करते हैं, मोदी जी की पूजा कीजिए करिए, वो आपका धर्म है, आप कीजिए। लेकिन जनता तक आपको जो मैसेज देना है, जनता की भलाई के लिए देना है, जनता के काम के लिए करना है। तो जो आपने बोला शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपको जो पिछली बार मैंने आंकड़े दिए थे कि स्कूल के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, एक चीज पूछिए इनसे। इन्होंने बोला था कि 4000 कम से कम प्ले स्कूल बनाने के लिए बोला था हरियाणा के अंदर, लेकिन आज तक एक भी प्ले स्कूल कहीं नजर नहीं आया। इन्होंने बोला था कि जो महिलाएं जो प्राइवेट जॉब करती हैं या कहीं भी जॉब करती हैं, उनको बच्चों को रहने के लिए क्रैश टाइप बनाएंगे, लेकिन आज तक वो क्रैश कहीं भी नहीं बना गया। तो ये बताइए कि ऐसे झूठे वादे करते हैं जो जनता की भलाई के लिए नहीं होते। स्कूलों के अंदर कौन सा स्कूल उन्होंने नया बनाई है वो बताइए कहीं की। उनके अंदर पिछले हर साल के बजट के अंदर कुछ तो कम से कम 2-4 स्कूल ऐसे तो बताइए कहीं जो बनाए होंगे इन्होंने। फिर आ जाते हैं कि ये स्कूलों की बात हो गई, फिर आप एक एक्चुअल इनसे पूछिए कि बजट का वो बताएं कि आपने कितना खर्च किया। आप अगर पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बैठे हैं, तो आप अपनी सरकार से अपने वादे के ऊपर कैलकुलेशन निकालिए कि हमने शिक्षा के ऊपर इतना बजट खर्च किया और इतना पैसा था, हमने इतने कमरे बनाए, इतने हॉल बनाए, या हमने इतने स्कूल बनाए या इंप्रूवमेंट किया उसके अंदर। तो ये कहीं आंकड़े पेश नहीं करते हैं, बस फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए, इनके झूठे वादे जो हैं वो दिखाने के लिए कहीं भी। और शिक्षा के अंदर सुधार क्या हुआ, कितने बच्चे। अभी मैंने 3 दिन पहले एक अखबार न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अंदर बड़ा बड़ा लिखा हुआ जीरो। जीरो का मतलब आप समझते हैं क्या है? कि जीरो स्कूल का रिजल्ट आ रहा है कि बच्चों के पास में स्कूल के और कईयों के पास टीचर नहीं है। बड़ा आर्टिकल था, बहुत बड़े अखबार ने छापा था हरियाणा के अंदर। और इनको मैं आंकड़े दिखाता हूँ। रामराज जी को पिछली बार इन्होंने बोला था कि यमुना के लिए, मैंने बकायदा इनको आर्टिकल भेजा, जैसे आपके चैनल पे बैठे हैं, मैंने एक पेपर की न्यूज कटिंग, बड़े पेपर की न्यूज कटिंग दिखाई, जिसमें हर जिले के बकायदा आंकड़े दिखाए गए कि यमुना कहाँ कितनी गंदी होती है। और कल मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थी कि यमुना के अंदर सीवरेज का पानी न डाला जाए। तो ये झूठ कौन बोल रहा है? आप सुनिए, ये तो एक मिनट में मैं दोनों सब पॉइंट टू पॉइंट बातें। स्वास्थ्य के लिए जैसे अभी बात हो रही थी, स्वास्थ्य के लिए आप ये बजट बता दी कि कितने बजट के ऊपर कितना काम किया, कितने हॉस्पिटल खोले गए और कितने ट्रॉमा सेंटर खोले गए और कितने लोगों को आपने रेफर किया। उसकी झूठ की राजनीति ऐसा करते हैं कि जो भी किसी एक्सीडेंट हो जाता है बेचारे उसको दिल्ली, क्योंकि मैं एनसीआर के अंदर रहता हूँ, मेरे को पता है कि गुड़गांव, फरीदाबाद, जो जितने भी एनसीआर के जिले हैं, उनके अंदर 90% केसेस दिल्ली रेफर कर दिए जाते हैं इनके पास से। क्या वो आंकड़ा लेके बैठते हैं कि आप ये बताइए कितने लोगों की जान बचा रहे हैं? आप कोई जान नहीं बचा रहे हैं। उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, रोड से रेफर कर दिया जाता है। इनके पास इलाज के लिए कहते हैं कि गोलियां नहीं है। अगर कोई किसी को कुत्ता लग जाए तो उसकी भी गोली नहीं है, वो इंजेक्शंस नहीं है। तो आप ये बताइए कि सरकार के पास है क्या? सिर्फ है चूरन देना या झूठ की एक पुड़िया बांध रखी है इन्होंने, वही प्रचार करनी है। हम कहते हैं कि जब तक शिक्षित ये करना नहीं चाहते हैं, उस आर्टिकल के अंदर भी ये छपा था कि अगर किसी को शिक्षित कर दिया, ये एक बहुत फिलोसफी अगर पढ़ते हो तो इनसे पूछे कि बुक पढ़ ले, कि अगर शिक्षित कर दिया हमने अपने प्रदेश के लोगों को, तो वो क्वेश्चन पूछने लगेंगे। और क्वेश्चन पूछेंगे तो राजनीति के अंदर इनका विकास कैसे होगा? तो पुरानी राजनीति को फॉलो करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर लोगों को दबा के रखे ताकि विकास ना हो हरियाणा का, और विकास नहीं होगा तो इनसे सवाल कौन पूछेगा? तो यही एक
ठीक है विजेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए बीजेपी जो है वो दावा कर रही है, आपने नए स्कूल खोलने के लिए रखे थे, वो खर्च क्यों नहीं किए? पूछना इनसे। मैंने आंकड़ा दिया था इसी बहस में 99 करोड़ रुपए का, जिसमें 1 रुपया नहीं खर्चा इन्होंने। नए स्कूल खोलने के लिए रखा था पिछले बजट में, 1 रुपया, 1 पैसा, नॉट सिंगल पेनी खर्च नहीं किया इन्होंने। ठीक है विजेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए बीजेपी की तरफ से वादा किया गया है, दावा किया जा रहा है कि 2 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां बीजेपी देगी, और इस बजट में भी कहा जा रहा है कि इन नौकरियों का ऐलान किया जा सकता है, 2 लाख नौकरियों को लेकर के घोषणा की जा सकती है। इनेलो इन वादों को, दावों को कैसे देखती है, कितना वास्तविक मानती है? विजेंद्र जी, आप इन वादों को कैसे देखते हैं? देखिए सृष्टि जी, 2023 के बजट की मैंने घोषणाएं खोली है। अभी जो घोषणा हुई थी 2023 के बजट में, हम 700 व्यायामशालाएं बनाएंगे, आयुष्मान बनाएंगे, प्रधानमंत्री श्री स्कूल 286 बनाएंगे, 2 लाख मकान बनाएंगे, पद्मा योजना और उद्यमिता योजना बनाने का काम करेंगे, और गुरुग्राम मेट्रो को का यशोदा तक करने का काम करेंगे। इनमें से कौन एक वायदा इन्होंने पूरा किया है? क्या इन्होंने मेट्रो विस्तार किया? यशोदा तक आई है क्या मेट्रो उधर तक? और क्या 700 पार्क की व्यायामशाला? अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठा था कि जितने भी स्टेडियम है, जितने भी हमारे ट्रैक हैं खिलाड़ियों के लिए, वहां पर मैट नहीं है, स्टेडियमों में सुविधाएं नहीं है, और तो और खिलाड़ियों को वही पुराना 2005 वाला रेट डाइट का 1500 रुपए ही दिया जा रहा है। तो एक भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हो रही है। तो इन जो अब घोषणाएं कर रहे हैं ये, इन घोषणा का कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये पहले पिछला अपना हिसाब देने का काम करें। 2024-25 के बजट की जो घोषणाएं हुई थी उनमें कितनी आपने पूरी किया? 23-24 की कितनी पूरे करने का काम किया? एक बात लास्ट 5 सेकंड। ठीक है किसान नेता स्वामी जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। देखिए सृष्टि जी, अभी आपने देखा कि एक राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी ने भी खुद कहा कि हरियाणा के जो पेयजल सुधारों के लिए 5 पॉइंट उन्होंने दिए। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि हरियाणा के अंदर लोगों को, खासकर अंबाला जिले के अंदर लोगों को पानी की समस्या आ रही है? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जहां दादूपुर नलवी नहर था, उससे बेनिफिट क्या होता? किसान की इनपुट कॉस्ट घट जाती। कम से कम हंगर इंडेक्स से तो उठाने का काम तो करे भारत को। जब हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश आप खुद प्रदेश मानते हैं, तो हरियाणा के अंदर कृषि को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, इस बजट के ऊपर खुद रामराज जी विचार रखें, ना कि इधर उधर की राजनीति करें। मैं ये कह ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।